नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जैरत। बुलेटिन की शुरुआत G20 समिट की खबर के साथ। चीन में G20 समिट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच बायलैटरल बातचीत भी हुई। इसमें पीएम ने पीओके से गुजरने वाले चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मुद्दा भी उठाया और इसके अलावा न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप NSG में भारत की मेंबरशिप और टेररिज्म के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। 3 महीने के भीतर दोनों नेताओं की ये दूसरी मुलाकात है। इससे पहले जून में उन्होंने ताशकंद में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के बाद मुलाकात की थी। और वहीं चीन और भारत के बीच कई मुद्दों पर तनाव भी है। चीन को लगता है कि वियतनाम साउथ चाइना सी पर मोदी की अप्रोच एग्रेसिव है। पीएम मोदी वियतनाम से सीधे चीन पहुंचे हैं और भारत साउथ चाइना सी पर वियतनाम के साथ है। साउथ चाइना सी मुद्दे पर भारत को चीन वार्निंग भी दे चुका और इसके अलावा अरुणाचल में सुखोई ब्रह्मोस तैनाती पर भी चीन को ऐतराज है। भारत और अमेरिका ने डिफेंस सेक्टर में अब तक की सबसे बड़ी डील की है। यूएस भारत में डिफेंस डील को लेकर चीन और पाकिस्तान से परेशान है। वहीं चीन से भारत ट्रेड बैलेंस की मांग भी करता रहा है, लेकिन भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने पर चीन हमेशा चुप रहा है। चीन की मंशा सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ाने पर ही है। Is honored to serve as a chairperson of BRICS this year. Building responsive, inclusive and collective solutions is the theme India has chosen the BRICS this year. This is also mirrored in the central priorities at the G20 summit. Excellencies, as a chair of BRICS, we have taken it out of capitals and official meetings to involve people from all walks of life. और अब बात कश्मीर की। कश्मीर के हालात पर चर्चा करने के लिए राजनाथ सिंह की अगुवाई में 26 सांसदों का ऑल पार्टी डेलीगेशन आज श्रीनगर पहुंचा। दौरा 2 दिन का है। डेलीगेशन से बातचीत करने के लिए सीएम महबूबा मुफ्ती ने अलगाववादियों को भी इनवाइट किया है। इस बीच अलगाववादी ऑल पार्टी मीटिंग का विरोध कर रहे हैं। शोपियां में प्रदर्शनकारियों ने मिनी सेक्रेटरीट की बन रही बिल्डिंग में आग भी लगा दी। इसके चलते 100 लोग जख्मी हो गए। वहीं हुर्रियत नेताओं और JKLF के यासीन मलिक को अरेस्ट भी किया जा चुका है। होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह डेलीगेशन की अगुवाई कर रहे हैं। ये टीम यहां स्थानीय लोगों के साथ कई दौरे की मीटिंग भी कर चुकी है। डेलीगेशन में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हैं। वहीं JDU नेता शरद यादव, CPM के सीताराम येचुरी भी शामिल हैं। NDA की ओर से फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, रामविलास पासवान भी श्रीनगर पहुंच चुके हैं। I made it very clear to this all-party delegation that their lack of follow-up from the previous all-party delegation has discredited this process to a great extent. This all-party delegation has a mammoth task ahead of them to rebuild the lost credibility. And they are all responsible for it because they were all part of the 2010 process. They should have followed up as to what happened with the interlocutors report. They should have owned the outcome of that all-party delegation. Their failure to own the outcome of the 2010 all-party delegation has resulted in a dramatic shrinkage of the number of people and delegations that are willing to meet them this time. In 2010, the cross-section of people that was willing to meet the all-party delegation was much wider and much deeper than it is today. Today, I fear, other than a handful of mainstream political parties, at least formally, the number of groups from Kashmir meeting this all-party delegation is going to be very small. And for that, I'm sorry, this mechanism has only itself to blame. तो ऑल पार्टी मीट चल रही है। कश्मीर के हालात पर चर्चा करने के लिए ऑल पार्टी मीट चल रही है। राजनाथ सिंह की अगुवाई में 26 सांसदों का ऑल पार्टी डेलीगेशन आज श्रीनगर पहुंचा।
दौरा 2 दिन का है। डेलीगेशन से बातचीत करने के लिए सीएम महबूबा मुफ्ती ने अलगाववादियों को भी इनवाइट किया था, लेकिन इस बीच अलगाववादी ऑल पार्टी मीटिंग का विरोध कर रहे हैं। और आपको बता दें कि शोपियां में प्रदर्शनकारियों ने मिनी सेक्रेटेरिएट की बन रही बिल्डिंग में आग भी लगा दी। और अब आपको सुनाते हैं कि जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह का क्या कहना है। केंद्र में और पार्लियामेंट में जो सारी चर्चा हुई जम्मू कश्मीर के ऊपर, उसके आधार पर ही ये डेलीगेशन के यहाँ पर शांति व्यवस्था बनी रहे, यहाँ पर जो वायलेंस है वो रुके, उसी को लेते हुए सभी पार्टीज का जो कंसर्न था उसको शो करते हुए डेलीगेशन यहाँ पर आया है। अभी ये पहली बीट मीटिंग हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, कुल मिला के क्या हालात हैं, किस प्रकार उसके उनके सामने बात रखी है। आगे चर्चा चलेगी क्योंकि वो सभी से मिलेंगे, जैसे सरकार से मुलाकात हुई है ऐसे अलग अलग जो डेलीगेशंस हैं इंडिविजुअल से उनसे बात करते हुए अल्टीमेटली वो जो है कोई फैसला करेंगे इसके ऊपर। अब बात आरबीआई के सबसे चर्चित गवर्नर रघुराम राजन की। आज रघुराम राजन के कार्यकाल का आखिरी दिन है। हालांकि आधिकारिक तौर पर वे नए गवर्नर उर्जित पटेल को कार्यभार 6 सितंबर को सौंपेंगे। विदाई के पहले राजन ने कहा कि आरबीआई गवर्नर में वो ताकत होनी चाहिए कि वो सबसे ताकतवर सरकार को भी ना कह सके। ये एक मजबूत केंद्रीय बैंक के लिए बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि कार्यकाल के दौरान राजन का कभी फाइनेंस मिनिस्टर से विवाद रहा, तो कभी सुब्रमण्यम स्वामी के कमेंट्स और खुद के बयानों से वो सुर्खियों में रहे। आज उनके कार्यकाल का आखिरी दिन है और रिटायरमेंट के बाद वो एजुकेशन में लौट रहे हैं। आज रघुराम राजन के कार्यकाल का आखिरी दिन। और रघुराम राजन ने जब सितंबर 2013 में बतौर आरबीआई गवर्नर कामकाज संभाला तो भारत की इकॉनमी धीमेपन से गुजर रही थी। राजन के कड़े कदमों ने इकॉनमी को नई रफ्तार दी। इतना ही नहीं, राजन ने रुपए में हो रही लगातार गिरावट पर ब्रेक भी लगाया और महंगाई पर हमला बोला। 5 सितंबर 2013 को रघुराम राजन ने जब आरबीआई गवर्नर का पद संभाला तब भारत दुनिया की फ्रेजाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था। यानी भारत एक ऐसा देश था जो काफी हद तक विदेशी निवेश पर निर्भर था। राजन ने कार्यकाल संभालते ही सबसे पहले महंगाई पर हमला बोला। तमाम राजनीतिक दबाव के बावजूद उन्होंने ब्याज दरें बढ़ानी शुरू की। महंगाई का वास्तविक पैमाना तय करने का श्रेय भी राजन को ही जाता है। राजन ने नया मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार किया। पॉलिसी के लिए WPI यानी होलसेल महंगाई की जगह CPI यानी रिटेल महंगाई को आधार बनाया। इस बदलाव से महंगाई का सही आकलन संभव हो पाया। साथ ही महंगाई आंकने के लिए कई नई चीजें इंडेक्स में शामिल की। महंगाई काबू में आने के बाद राजन ने ब्याज दरें घटानी शुरू की और इस बात का ध्यान रखा कि बैंक कटौती को ग्राहकों तक पास ऑन करें। ब्याज दरों में बदलाव के तेज असर के लिए बेस रेट का फॉर्मूला बदला। साथ ही ग्राहकों तक ब्याज दरों में बदलाव का फायदा जल्द पहुंचाने के लिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग का नियम लागू किया। बैंक अब अलग अलग मियाद के लोन के लिए हर महीने दर बदलते हैं। आरबीआई गवर्नर के रूप में रघुराम राजन की बड़ी उपलब्धियों में शामिल हैं बैंकों के बैड लोन पर हल्ला बोल। राजन ने बैंकों को NPA की सही पहचान करने को कहा और सख्त रिपोर्टिंग नियम लागू किए। उन्होंने मार्च 2017 तक बैंकों को बैलेंस शीट को साफ सुथरा करने को कहा। NPA के बेहतर आंकलन के लिए एसेट क्वालिटी रिव्यू किया और बैंकों को NPA के बदले ज्यादा प्रोविजनिंग का नियम लागू किया। राजन ने 4 सितंबर 2013 को जब आरबीआई गवर्नर का पद संभाला था तब रुपया भारी गिरावट से जूझ रहा था। राजन ने गिरते रुपए को संभालने के लिए कई बड़े उपाय किए। डॉलर सप्लाई के लिए राजन रियायती FCNR डिपॉजिट स्कीम लाए और इस तरीके से करीब 3000 करोड़ डॉलर जुटाए। FCNR के जरिए आए डॉलर फ्लो से रुपए में सुधार हुआ। विदेशों में बसे भारतीय यानी NRIs के लिए डॉलर वाले FD खाते को FCNR डिपॉजिट कहते हैं। ऐसे ही उपायों से आज रुपया स्थिर है और देश का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड लेवल पर बना हुआ है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए आरबीआई ने 2 बैंक लाइसेंस जारी किए। बंधन बैंक और IDFC बैंक की शुरुआत हुई। कई साल बाद राजन के कार्यकाल में बैंकिंग लाइसेंस दिए गए। रघुराम राजन ही छोटे और पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट लेकर आए। उन्होंने बड़े कॉर्पोरेट घरानों के बैंकिंग लाइसेंस का रास्ता भी मुश्किल किया।
राजन ने ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के लिए भी बड़ा काम किया। सरकारी बैंकों के लिए नया बैंक बोर्ड ब्यूरो के लिए ढांचा तैयार करने में भी राजन की भूमिका अहम रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रघुराम राजन ने अपने कार्यकाल में कई उपलब्धियां हासिल की, लेकिन उनका कार्यकाल काफी चुनौतियों से भरा रहा। उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें लेकर कई विवाद भी हुए। देखिए रिपोर्ट। रघुराम राजन ने इस पद पर जितनी सुर्खियां बटोरी, अपने कड़े फैसलों से उतनी ही चर्चाओं में रहे। इससे पहले शायद ही किसी आरबीआई गवर्नर को इतनी सुर्खियां नसीब हुई। रघुराम राजन के खिलाफ विवादों का बवंडर खड़ा करने के सूत्रधार बने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राजन पर आरोप लगाया कि राजन ने ब्याज दरें बढ़ाकर एसएमई सेक्टर को नुकसान पहुंचाया, शरिया बैंकिंग की सिफारिश करके कानून का उल्लंघन किया। स्वामी का आरोप था कि राजन अब भी अमेरिका के ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और देश की महत्वपूर्ण सूचनाओं को लीक करते हैं। स्वामी ने यह भी आरोप लगाया कि राजन सरकारी अधिकारी होने के बावजूद सरकार की आलोचना करते हैं और अमेरिका के हितों की रक्षा करने वाले ग्रुप ऑफ 30 के सदस्य हैं। विवादों के बीच राजन की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से भी हुई और प्रधानमंत्री मोदी ने भी राजन की पीठ थपथपाई। पीएम ने साफ कहा कि प्रशासनिक फैसलों से मीडिया को दूर रहना चाहिए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी राजन पर कुछ भी कहने से परहेज किया, लेकिन ये भी सच था कि अंदर खाने राजन पर हर तरफ से चोट हो रही थी। राजन ने भी कई बार जाहिर किया कि देश की इकोनॉमी को लेकर सरकार के कदमों से वो इत्तेफाक नहीं रखते। राजन ने मोदी सरकार के सबसे महत्वाकांक्षी योजना मेक इन इंडिया पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। भारतीय इकोनॉमी को लेकर अंधे में काना राजा वाला बयान भी सरकार के साथ उनके रिश्तों के बीच कड़वाहट को उजागर करने वाला था। राजन को जब भी मौका मिला वो अलग अलग मंचों से देश और सरकार को आगाह करते रहे। बेशक सरकार और राजन में मनमुटाव चलते रहे, लेकिन इंडस्ट्री और बाजार ने हमेशा राजन पर भरोसा जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वहीं उर्जित पटेल को रिजर्व बैंक का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। इससे पहले उर्जित पटेल आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे। उन्होंने प्रतिष्ठित येल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई भी की हुई है। उर्जित पटेल 6 सितंबर से अपना कार्यभार संभालेंगे और उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। उर्जित पटेल आरबीआई के नए गवर्नर होंगे। वो मौजूदा गवर्नर रघुराम राजन की जगह लेंगे। उर्जित पटेल फिलहाल आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उर्जित पटेल को आरबीआई के गवर्नर के तौर पर 3 साल के लिए नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उर्जित पटेल को इसी साल जनवरी में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में 3 साल का एक्सटेंशन मिला था। पटेल लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट है। उन्होंने प्रतिष्ठित येल यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए। पटेल को मौजूदा गवर्नर रघुराम राजन का करीबी सहयोगी माना जाता है। उर्जित पटेल उस समिति के अध्यक्ष थे जिसने WPI की जगह CPI को महंगाई का नया मानक बनाने सहित कई अहम बदलाव सुझाए थे। महंगाई को लेकर पटेल का रुख काफी सख्त रहा है। विवादों के बाद रघुराम राजन ने खुद इस पद को संभालने से मना कर दिया था, जिसके बाद उर्जित पटेल गवर्नर का पद संभालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।